धोखनी की भांति तेज दौड़ती सांसें कमरे के सन्नाटे को चीरती हुई दो दिलों को मिलाने का प्रयास कर रही हैं। बिस्तर की चादर सिकुड़ गई है। बिस्तर पर पड़े सुहाग के कपड़े नीचे गिर गए। यह वह समय जब मदहोशी में इंसान सब भूल जाता है। प्रेम क्रीड़ा पूर्ण हुई। मध्यम रोशनी में रजत ने कपड़े उठाए, सुहाग का जोड़ा अक्षिता पर डाला, खुद कपड़े पहन 10वें माले पर बने फ्लैट की खिड़की से बाहर के अंधकार को देखते हुए सिगरेट सुलगाई। क्या यह वही प्रेम है जिसका जिक्र पिताजी ने दलील जीते हुए कहा था? शादी के बाद प्रेम हो ही जाएगा, बस यही पल दो पल का भौतिक सुख तो प्रेम नहीं हो सकता। अगर खूबसूरत शरीर का भक्षण करना ही प्रेम है तो मैं ऐसे प्रेम का त्याग करना सही समझूंगा। मैं रजनी को कभी नहीं भूल पाऊंगा। जो अपराध मुझसे हुआ उसका कोई प्रायश्चित हो ही नहीं सकता। रजनी और मैं पिछले 2 साल से साथ थे। एक दूसरे संग जीवन बिताना चाहते थे। हमेशा से प्रेम के दुश्मन समाज ने आज हम 3 जिंदगी को बलि चढ़ा दिया। रजनी ने फांसी लगा ली और अक्षिता, जिसका कोई दोष नहीं, वो बेवजह इन सब में अपना जीवन होम डालेगी, क्योंकि मैं उसको कभी दिल से अपना नहीं पाऊंगा। शादी के बाद यह एक साथ हमारी पहली रात है। उसको अपनाने का प्रयास किया लेकिन विफल रहा। नज़रों के सामने सिर्फ रजनी ही थी। प्रेम शारीरिक और मानसिक होता है। शारीरिक प्रेम मानसिक प्रेम में तब्दील हो ही जाता है। पुराने जमाने में शादी पहले होती थी और प्रेम बाद में अपने आप हो जाता था। यही सब दलीलें देकर पिताजी और माँ ने मुझे लाख विरोध के बाद शादी के लिए मना ही लिया। रजनी और अक्षिता में जमीन आसमान का अंतर है। साधारण सी दिखने वाली रजनी, अप्सरा सी दिखने वाली अक्षिता, कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसी सुंदर लड़की पाने के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन सिर्फ सुंदर होना ही प्रेम के लिए काफ़ी नहीं होता। गांव की गंवार और शहर की रजनी की मानसिकता भी फर्क है। रजनी पढ़ी लिखी, मुझे समझाने वाली लड़की, जिसको मैंने छोड़ दिया, नहीं छोड़ा, नहीं मार डाला। मैं ही कातिल हूँ। उसने प्रेम निभाया और मैं कायर। मैं क्या कर रहा हूँ? भौतिक सुख ले रहा हूँ। यह हमारा दिमाग बड़ा ही विचित्र होता है। पल भर में कितना कुछ सोच लेता है। कुछ गलत सही सवालों में उलझकर मन को व्यथित कर डालता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। साथ जीने मरने की कस्में खाने वाला रजत पश्चाताप कर बैठा सुलग रहा है उसका दिल। बिस्तर पर बैठी अक्षिता कमरे के फर्श पर पड़ी जलती हुई सिगरेट के धुएं में अपने भविष्य को तलाश रही है। दोनों की लाल आंखों को देख भाई भाभी मजाक कर रहे हैं। अक्षिता ने बड़ों के पैर छुए, भाभी से गले लगी और कानाफूसी हुई और ठहाके। बहुत हुआ हंसी ठठा। बहू नहा ले, पूजा में बैठना है, फिर कल तो तुम लोग चले ही जाओगे। सासू माँ ने कुछ ऐसे लिहाज में कहा जो किसी सूल की भांति चुभन से लगे। हनीमून के लिए नैनीताल की तैयारी करने में बड़े भाई ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। सब कुछ तय था, बस तय नहीं था तो रजत का दिल। अक्षिता पूरा दिन मुंह दिखाई या ऐसी बाकी रस्मों में व्यस्त रही। रजत कमरे में सिगरेट की धुएं से छल्ले बनाते हुए रजनी के ख्यालों में लीन रहा। सुहाग की दूसरी रात अक्षिता दूध का गिलास हाथ में लेकर कमरे में आई। धुएं के बीच दम घुटने लगा। बिस्तर पर रजत पैर रख कर लेटी हुई कुछ पढ़ रहा है। अक्षिता को दूध का गिलास लिए गर्दन झुकाई खड़ा देख रजत बोला, दूध पीकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। एक रूखा सा व्यवहार जो नई नवेली दुल्हन ही क्या, किसी को भी पीड़ा देने के लिए काफ़ी था। टेबल पर दूध ढक कर रख दिया। बिस्तर के दूसरे कोने में सिमट कर लेट गई। बत्ती बुझ गई, लेकिन नींद दोनों ही की आंखों में जगाए हुए है। शायद दोनों ही खुली आंखों से सोते हुए अपने अपने ख्यालों में व्यस्त हैं। ऐसे दृश्य को देखकर किसी अप्रिय घटना का घटना निश्चित सा लगता था। हवा से बातें करती हुई सफ़ेद गाड़ी काली सड़क पर दौड़ रही है। सुहाना मौसम और उस पर पहाड़ी नज़ारे दोनों के चेहरे पर खुशी नहीं दे रहा है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। दोनों पिछली सीट पर अनजान से बने बैठे हैं। 5 घंटे का लंबा सफ़र खामोशी में ही बीता। पहाड़ियों से घिरा नैनीताल, खुशनुमा मौसम, बादलों को करीब से निकलते महसूस कर सकते हैं, लेकिन रजत और अक्षिता पास होते हुए भी एक दूसरे को महसूस नहीं कर पा रहे। पहाड़ी पर बने होटल का सुंदर कमरा जो हनीमून स्पेशल कहलाता है, सच में स्पेशल है। सजा हुआ बिस्तर, शीशे पार दिखती पहाड़ी वादियां भी रिझाने में विफल हुई। रजत ने सिगरेट निकाली। अक्षिता ने पलट कर देखा और कमरे से बाहर निकल गई। रजत ने कोई परवाह नहीं की, सिगरेट जलाई, शीशे के नज़दीक खड़ा हो गया। नीचे गोल टेबल लगी है। कुछ 4-5 लोग अलग अलग टेबल पर बैठे चाय की चुस्की के साथ सुहानी शाम का लुत्फ उठा रहे थे। अक्षिता
अक्षिता एक टेबल पर शॉल ओढ़े जा बैठी। अक्षिता ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। रजत न चाहते हुए भी 2 कदम पीछे हो गया, ऐसे ही जैसे कोई चोर एक सिपाही से घबरा जाता है। इस बेचारी का क्या दोष है? सच में 2 परिवारों के फैसले ने इस जैसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर डाली। पहाड़ी इलाके में दिन जल्दी ढलता है। अभी 7 ही तो बजे हैं, ऐसा लगता है मानो रात हो गई हो। कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए अक्षिता कमरे में दाखिल हुई। इतनी देर कहाँ लगाई, बता कर तो जाना था। लगभग डांटते हुए लहजे में रजत ने अपनी बात कही। लगभग इसलिए क्योंकि उसके स्वर में तेज थे, लेकिन अपनापन नहीं था। अक्षिता बिस्तर के कोने में सिमट कर लेट गई। खिली हुई धूप पहाड़ी वादियों को और भी खूबसूरत बना देती है। दोनों मॉल रोड पर टहलते हुए वादियों का नज़ारा ले रहे हैं। दूर पहाड़ियों पर जमी बर्फ शायद दोनों के मुंह में भी जमी हुई है। 2 पहाड़ियों के बीच तार के सहारे चलने वाले हिंडोले की सवारी में सवार दोनों ही जन नीचे खाई की गहराई का जायजा ले रहे हैं। साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, वो चली गई और मैं कायरों की तरह जी रहा हूँ। अब समय आ गया है प्यार के वादा पूरा करने का। मुझे भी मर जाना चाहिए। रजत का एक हाथ सेफ्टी बेल्ट पर गया। सेफ्टी बेल्ट खोल कर कूद पाता अक्षिता बोल पड़ी, जब से मेरा रेप हुआ है तब से हमेशा आत्महत्या के ख्याल आते हैं। इस गहरी खाई को देखकर भी यही। इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले रजत ने सेफ्टी बेल्ट छोड़ अक्षिता का हाथ पकड़ लिया। रेप एक ऐसा शब्द जो किसी को भी झकझोर दे। कोई व्यक्ति कैसे दरिंदा बन सकता है? ऐसी मासूम लड़की को कैसे कोई कष्ट दे सकता है? अपनी आत्महत्या के ख्याल और कूदने का प्रण कर कूदने के लिए तैयार होने पर भी रजत सामान्य था, लेकिन रेप शब्द सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। किसी और के किए जुर्म की सजा खुद को देना कायराना है। ऐसे पापी को सजा मिलनी चाहिए। खुद को मारकर ऐसे पापी को छोड़ देना पाप होगा। रजत ने कठोर शब्दों में अक्षिता को समझाते हुए कहा। लग रही है, अक्षिता ने कसम साते हुए हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा। रजत ने महसूस किया उसने अक्षिता का हाथ कुछ इस तरह जकड़ा था कि उसके हाथ की नाड़ियां तक थम गई। पकड़ ढीली हुई लेकिन हाथ नहीं छूटा। छोड़िए ना, कूद नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको अपने दिल की बात बता रहे हैं। इस बार कहते हुए अक्षिता की आंख से एक बूंद लुढ़क पड़ी। तुमने किसी को बताया? माथे पर सलवटे जमाए रजत ने सवाल किया। नहीं, बड़ी सहजता से जवाब दिया। यही तो फर्क है गांव और शहर की लड़कियों में। इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने तक में हमेशा पीछे रहती हैं। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। रजत के शब्दों में विश्वास था। वो बहुत खास रिश्ते में है, इसलिए लजाई घबराई आवाज़ में कहा। आजकल यही तो हो रहा है। कोई नज़दीकी मासूमियत का लाभ उठाता है और मासूम समाज इज्जत यही सब सोचकर खामोश रहती है। कौन है बताओ मुझे। मैं रजत का खून खोन रहा था। गुस्से में भरे अल्फाज भी उसके गुस्से को बता नहीं पा रहे थे। टन की आवाज़ के साथ सफ़र खत्म हुआ। हिंडोला वापस नीचे आ चुका था। रजत ने हाथ छोड़ दिया। हाथ छूटते ही अक्षिता आगे बढ़ गई। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे बता सकती हो। रजत पीछे पीछे था और अक्षिता के कदम होटल की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। बड़े हक के साथ उसने बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन यही पति अभी कुछ देर पहले खुद आत्महत्या करने जा रहा था। उस मासूम को एक अनजान शहर में अकेला छोड़कर होटल के अपने हनीमून स्वीट में बेड पर दोनों एक साइड पर लटकाए बैठे हैं। रजत समझदार है, रिग्गी नहीं होना चाहता। वह चाहता है उसे समय मिले जिससे वह खुलकर अपनी बात कह सके। सन्नाटे को तोड़ते हुए अक्षिता बोली, क्या आप रजनी से बहुत प्यार करती हैं? पूछते हुए उसकी नज़र नीचे ज़मीन पर थी। रजनी, यह नाम इसको कैसे मालूम हुआ? ये कैसे जानती है हमारे प्यार के बारे में? मेरे लिए इसका सवाल ऐसे ही था जैसे कोई दुश्मन मेरे सामने पिस्तौल लिए खड़ा हो और मारने की धमकी देकर मुझ पर गोली दाग रहा हो। मैं बचा, गोली मेरे कान के नज़दीक से निकल गई। हाँ, हम पिछले 2 साल से साथ ही थे, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? रजत ने बचाव करते हुए पलट कर सवाल किया। पहली रात आप उसी का नाम ले रहे थे। आपको शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। आपका प्यार सच्चा था तो आपको लड़ जाना चाहिए था सबसे। अभी भी पूछते हुए उसकी नज़र नीचे ही थी। दुश्मन ने पिस्तौल छोड़कर AK-47 से वार किया था। बच पाना मुश्किल था। गोली मेरे सीने में जा लगी। क्या मेरा प्यार सच्चा नहीं था? आज भी आंखें बंद करते ही उसका ख्याल आता है। उसके शरीर की खुशबू अभी भी मुझे महका जाती है। वो मेरे रोम रोम में बसी है। मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। सही कहा तुमने, मुझे सबसे लड़ जाना चाहिए था, लेकिन इतिहास गवाह है, इंसान हारता है तो सिर्फ अपनों से। पिताजी ने इज्जत का हवाला दिया, समाज का डर दिखलाया और मैं कायर
लड़ने की जगह हथियार डालकर उनकी खुशी के लिए कुर्बान हो गया। जबान लड़खड़ाने लगी थी, रुआसे शब्द अब आंखों को भिगो रहे थे। इन सब में हमारा दोष क्या है? आप खुद अकेले कुर्बान नहीं हुए, आपने अपने साथ हमारी जिंदगी भी कुर्बान की है। एक लड़की का सपना होता है उसकी शादी उसको चाहने वाला पति से हो। सपने टूटे तो कोई बात नहीं, सपने इंसान समय के साथ बदल डालता है, लेकिन ज़िंदगी ही टूट जाए तो उसे कौन संवारेगा। इस बार नीची निगाहें रजत की आंखों में झांक रही हैं। रजत की भीगी आंखों ने नमी वापस ले ली। सीने पर लगी गोली अब रक्त बहा रही थी। उस पर दूसरी गोली ठीक उसी जगह लगना शायद मौत को दावत देने जैसा था। मैं शादी से पहले सब बता देना चाहता था, लेकिन तुमसे कह नहीं पाया। सोचा शायद पिताजी सही हो, मैं ही गलत हूँ। ऐसा नहीं, मैंने प्रयास नहीं किया, लेकिन उसके कातिल होने का एहसास मुझे आत्मग्लानि से भर देता है, और यही आत्मग्लानि मुझे जीने नहीं दे रही। कातिल किसके, वो मेरी आंखों में लगातार देखे जा रही थी। अब मैं उससे अधिक नज़र नहीं मिला सकता था। कातिल तो मैं था ही, लेकिन अब इस निर्दोष का भी गुनहगार हूँ। मैंने नज़र नीचे की, जेब में मोबाइल निकालकर एक फ़ोटो उसको दिखाई। फंदे पर लटकी हुई रजनी और उसका भेजा हुआ अलविदा का अंतिम मैसेज। अक्षिता नज़र टिकाई फ़ोटो को देखती रही। मेरे सीने में लगी गोली को मैंने निकाल दिया। इस फ़ोटो को देखकर शायद वो मेरे जज्बात को समझ सके। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। उसने हिम्मत दिखाई और मौत को गले लगा लिया, और मैं कायरों के जैसे शादी करके हनीमून के लिए आया हूँ। अगर तुम उस समय वो रेप वाली बात न कहती तो शायद मैं यहाँ बैठा नहीं होता। मैं लगभग अपनी सेफ्टी बेल्ट खोलकर कूदने ही वाला था। पिछले 2 दिनों से हिम्मत जुटा पाया हूँ, लेकिन अब तुम्हें इंसाफ दिलाकर ही मैं उसका खून कर डालूंगा जिसने तुम्हारे साथ यह करतूत की। ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं, मरना तो था ही, उसको मार कर मरूंगा। उसका नाम बताओ, कौन है वो? रजत की आंखें लाल हो गई। उसका क्रोध 7वें आसमान पर था। अक्षिता अभी भी फोटो को ही देख रही थी। हम कमरे में अकेले थे, इंतजार कर रहे थे अपनी आने वाली खुशनुमा जिंदगी का। हम नहीं जानते थे जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो इंसान नहीं, दरिंदा निकलेगा। नशे की हालत में कमरे में आए, हमारे कपड़े अस्त व्यस्त किए और लगे हमारे जिस्म को नोचने। हम सब कुछ भूल जाते, उसको भी प्यार समझते, लेकिन जब आप प्यार करते हुए रजनी का नाम ले रहे थे तब हमें एहसास हुआ यह प्यार नहीं, हमारी सुहाग रात नहीं, बल्कि हमारा बलात्कार है। दरिंदे की तरह आप हमें लूट रहे थे। आपने तनिक भी हमारे को जानने की कोशिश नहीं की। आप सिर्फ अपनी भड़ास निकालना चाहते थे। आप इस फोटो को देखकर इतने खिन्न हुए कि आप क्या कर रहे हैं आपको खुद नहीं मालूम था। मैं कैसे कहूँ वो मेरी सुहागरात थी, मैं कैसे मानूं कि वो प्यार था। वैसे भी यह लफ्ज़ मुझे कभी समझ ही नहीं आया। प्यार, लोग कहते हैं प्यार एक एहसास है जो दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है, 2 जिस्मों को एक करता है। लेकिन वो एहसास कहाँ था? वो तो पीड़ा थी, दर्द था। दर्द उसके पति का किसी और लड़की का नाम लेकर उसके साथ। वो शांत हो गई। मैं उसके चेहरे को देख रहा था और वो अभी भी मोबाइल की फ़ोटो में। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। AK-47 की लगी गोलियां मैं निकाल चुका था, लेकिन अब दुश्मन मेरे सामने तोप लिए खड़ा था। धम की आवाज़ के साथ मुझ पर बलात्कार नामक बम का गोला गिरा और मेरे परकच्चे उड़ गए। यह वास्तविकता थी जिसको जुठलाया नहीं जा सकता था। जो कुछ उसने कहा 100% सही था। वो सुहाग रात हो ही नहीं सकती। यह कैसा प्रयास था जिसने मुझे दरिंदा बना दिया? यह कैसा प्रयास जिसने मुझे एक मासूम का बलात्कारी बना डाला? अभी तक कातिल होने की आत्मग्लानि मुझे खाए जा रही थी। अब एक बलात्कारी होना मेरे लिए घातक ही था। मैं दोनों हाथों से मुंह को ढके अपने आंसू को छुपा रहा था, जबकि नहीं जानता था उसको मेरे इन आंसू से कोई प्रभाव पड़ेगा भी या नहीं। मेरे जिस्म के टुकड़े बम के धमाके से साथ जमीन पर बिखरे पड़े थे। इनको समेटकर कोई क्रियाक्रम कर दे या संजीवनी बूटी सुंघाकर मुझे पुनः जीवित कर दे। मालूम है, जब हम हॉस्टल में थे तब बहुत से लड़के प्यार का ऑफर लेकर आया करते थे। हम कभी समझ ही नहीं पाए उनको कैसे एक बार देखकर प्यार हो जाता है, जबकि हम चाहते थे प्यार का एहसास हो, प्यार जो एक दूसरे के जिस्म से न हो, सिर्फ दिलों से हो। लेकिन ऐसा प्यार मिला ही नहीं। कैसे कोई एक दूसरे को बिना अच्छे से जाने प्यार कर सकता है? माँ भी बच्चों को 9 महीने पेट में रखती है तभी प्यार कर पाती है। दूसरे के बच्चे को कोई
औरत प्यार वो ममता नहीं दे सकती। जो बच्चे अपने माँ बाप से दूर रहकर पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, उनका प्रेम अपने माँ बाप के प्रति कम हो जाता है। तब कोई जिस्म से प्यार जिंदगी भर निभाएगा। हमने सोचा था हमारा पति हमको समझकर हमें प्यार करेगा, लेकिन आप भी सिर्फ शरीर आपके साथ ही कुछ ऐसा ही है। आप जिस्म से प्यार करते हैं। आज आपको दुख इस बात का नहीं है कि आपने उसको छोड़ दिया, बल्कि दुख इस बात का है कि आपके कारण उसने आत्महत्या कर ली। नॉर्मल भी अगर कोई किसी के लिए आत्महत्या कर ले या उसके कारण किसी की जान चली जाए तो आत्मग्लानि होना स्वाभाविक है। बस आपके साथ भी यही है। मैं कैसे तुम्हें समझाऊं? मेरा उसका साथ जिस्मानी नहीं था। मैंने कभी उसको गलत नज़रिए से छुआ तक नहीं था। हम दोनों ही एक दूसरे संग जीवन बिताना चाहते थे। मैं आगे कुछ कहता उससे पहले वो खिसक के मुझ से सट कर बैठ गई। मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए बोली, आपको लगता है कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन सच कुछ और ही है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। यह फ़ोटो झूठी है। सोचने वाली बात है, जब उसने आत्महत्या कर ली तो इसने यह फ़ोटो कैसे भेजी? मेरी नज़र फ़ोटो पर गड़ गई। अक्षिता सवाल भरी निगाहों से मुझे घूर रही है। एकदम सही पकड़ा इसने। मरने के बाद कोई कैसे फ़ोटो भेजेगा? फिर भी दिमाग तो दिमाग ही है, और वो भी प्यार का मारा रजत हो सकता है। बाद में किसी और ने भेजी हो। अक्षिता किसने? उसके पापा ने, या माँ बहन ने, या फिर पुलिस ने? रजत कोई भी हो सकता है। देखो फंदा गले में है और पैर हवा में। ऐसे भला यह फोटो झूठी कैसे हो सकती है? अक्षिता, ऐसे प्रैंक हमने हॉस्टल में बहुत किए हैं। कोई भी माँ बाप पहले अपनी लड़की को नीचे उतारेगा या पहले फ़ोटो खींचकर उसके आशिक को भेजेंगे। पुलिस ने भेजी होती तो अब तक आपके पास तहकीकात के लिए आ चुकी होती। अच्छा ये देखिए, पीछे दीवार पर घड़ी लगी है, उसमें 4 बजे हैं और यह मैसेज आपको 4:02 पर आया है, ठीक हमारी शादी से 1 दिन पहले और आत्महत्या करने के ठीक 2 मिनट बाद। रजत, तुम्हारे कहने का मतलब वो जिंदा है? मैं शादी न करूं इसके लिए यह सब किया? अक्षिता, अब समझ आया आपको? लड़कियों का हथियार जानते हैं आप? जब किसी को पिघालना हो तो उसके आंसू हथियार बनते हैं, लेकिन जब आंसू देखने वाला सामने न हो तो जिंदगी। रजत, जो अब तक उसको गांव की गवार और अनपढ़ समझ रहा था, उसकी समझदारी का कायल था। तुम कहाँ तक पढ़ी हो? अक्षिता के माथे पर सुकड़न आ गई। आश्चर्य से पूछा, क्या आप हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते? रजत, बस यही समझ लो, कोशिश भी नहीं की। अक्षिता, हमने MBA किया है दिल्ली से, वहीं हॉस्टल में रहते थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी का अगला पार्ट हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।